बिगाड़ दो इसको, पता है बच्चे को बता रहे 2-4 मिनट दे देंगे तो बच्चे कर लेते हैं। You want to start teaching at once? कभी टीचिंग तुरंत मत शुरू करें। Before you start teaching, ask 5 students to check their copies. बच्चों से पूछो भाई कहाँ पे कॉपी चेक करो, कल क्या पढ़ा है, कहाँ पे देखा, बच्चे बताएंगे। It creates awareness. यहाँ क्लास में जाते ही क्लास में माहौल सही करती है। बच्चे ने अपनी कॉपी निकाली होगी, बच्चे को पता होगा इनसे पूछा, मुझसे पूछ लेंगे कॉपी में क्या किया था, मुझसे पूछ लेंगे कॉपी निकालो। सारे बच्चे दूसरे बच्चे अपनी कॉपी निकाल के देख रहे होंगे कम से कम कि कल क्या पढ़ाया गया था। आपका एक माहौल बनता है चीज़ों से। Read some text and ask others about why they have understood from the text or not, what they have understood from the text. कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बच्चों से पूछें भाई इस क्वेश्चन में क्या है, आपको समझ आया? आंसर की बात मत करेंगे, क्वेश्चन की बात करें। आंसर बात की बात है, पहले क्वेश्चन सही समझ लें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या क्वेश्चन समझ आया, इससे क्या करना है, तो बच्चे अटेंटिव होते हैं, उनका माइंड शार्प होता है, तुरंत आप तो डाइवर्ट हो जाते हैं। अच्छा हाँ ये क्वेश्चन है, अच्छा इसमें ऐसे करना है। प्रीवियस नॉलेज हमेशा जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं मैथ्स का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो प्रीवियस नॉलेज क्या है उसकी, रिलेटेड फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। प्रेफर डेट वाइज वर्क। कई टीचर होते हैं सेंटेंस पढ़ाते हैं, चैप्टर पढ़ाते हैं, डेट नहीं होती उसकी। अगर कोई दूसरा चेक करना चाहे तो उसको पता नहीं चलता इस पूरे चैप्टर में से कौन सा पोर्शन का पढ़ाया गया था। तो हमेशा बच्चों को प्रेफर करें कि वो साइड में डेट जरूर डालें। मान लिया आपने 4 कंटेंट पढ़ाए, 4 क्वेश्चन पढ़ाए आपने आज की डेट में, तो जब आगे शुरू करेंगे तो आगे डेट पड़ी होगी। जब उसको आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप देखेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर देखेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल देखेंगे, तो क्लियर होता है भाई इसने इतना पार्ट पूरा हुआ था, इसने नहीं पढ़ाया गया था, इसने नहीं पढ़ाया गया था। आप उसको सिस्टमेटिकली पढ़ा रहे हैं और आपके लिए भी आसान होता है कि मैंने किस दिन में कितने दिनों में इस टॉपिक को कंप्लीट किया था, कितने दिन में कितना पोर्शन में पढ़ा पाया। तो दोनों का चेक पॉइंट होता है। फिक्स वन डे फॉर कॉपी करेक्शन। अपनी क्लास में हमेशा ऐसा रूल बनाएं। कुछ टीचर्स होते हैं वो कहते हैं भाई मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कॉपी चेक करूँ, तो सब बच्चों को पता होता है कि आज इसमें लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके बाद कॉपी कंप्लीट करनी, सब कॉपी चेक करते हैं, आपको कहना नहीं पड़ेगा। कुछ टीचर्स होते हैं वो अपना एक रूल बना लेते हैं कि भाई चैप्टर खत्म होगा मैं तो रिवीजन टेस्ट लूंगा। तो बच्चों को पता होता है कि चैप्टर खत्म होने वाला है, अब अगले दिन टेस्ट है हमारा, आपको बताना नहीं पड़ता कि कल टेस्ट है तुम्हारा। तो शुरू में अगर किसी क्लास के साथ 1-2 महीने तक ऐसा कर लेते हैं आप, तो चीजें आपकी सिस्टमेटिक हो जाती है। बच्चों को पता होता है सर ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे टेस्ट लेंगे, ऐसे काम करेंगे, ऐसे कॉपी चेक करेंगे। तो उनके लिए आपको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। तो टीचर्स अपने एक पीरियड फिक्स कर देते हैं कि 6 पीरियड मुझे मिले हुए हैं, मैं इन 5 मिनट में पढ़ाऊंगा, इस दिन कॉपी चेक करूंगा। तो बच्चे उसी हिसाब से अपना कंटेंट तैयार करते हैं। तो वो माइंड टू माइंड डिफर करता है, कोई रूल नहीं है, लेकिन ये चीजें फिक्स करें। अगर ये चीजें आप फिक्स करते हैं अपनी क्लास में तो आपके बच्चों की अवेयरनेस बढ़ती है और आपके बच्चे आपसे ज्यादा एसोसिएट होते हैं। स्टेट ऑफ माइंड बच्चे का। कुछ टीचर्स जाते हैं क्लास में, हमेशा अपनी बात शुरू करते हैं, कोई अच्छा सा थॉट लेकर जाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बच्चों के विचार सुनते हैं और उनसे इंटरेक्शन भी करते हैं। ये थॉट ऑफ द डे, अच्छा थॉट क्या है, एक कोई अच्छी बात बताते हैं बच्चों को और बच्चे उससे रिलेट करके फिर आगे का काम शुरू करते हैं। वैसे हर टीचर के पास अपने अपने मेथड होते हैं। हमारे टीचर थे वो बच्चों को जाके क्लास से पहले एक जोक सुनाते थे, पूरी क्लास को ही मतलब जो उन्होंने पढ़ रखा था सबको डाइवर्ट कर लेते थे। हाँ भाई आज सुनो, वाले जोक सुनो बढ़िया से, फिर अपने बात शुरू करते थे। तो बच्चे वेट करते थे, अच्छा ये वाला सर आएंगे भी जोक सुनाएंगे। मैंने सुबह कहा ना जैसे बच्चों को वेट करना चाहिए कि टीचर आएंगे, कुछ अच्छा बताएंगे, कुछ अच्छा पढ़ाएंगे, आज हम सीखने वाले हैं। किसी भी तरह से हो बच्चों को अपने टीचर का इंतजार होना चाहिए कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ हम सीखने वाले हैं। तो हर टीचर के अपने मेथड होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं सारे लोग ऐसा ही करेंगे या सब लोग ऐसा कर पाएंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ चीजें अप्लाई करें। कुछ टीचर मेडिटेशन योगा भी कोई जोड़ देते हैं। मैंने कुछ क्लासेस देखी हैं, टीचर क्लास में जाते हैं और कहते थोड़ी देर के लिए आगे बंद करो सारी, 2 मिनट के लिए उन्होंने अपना साइलेंस करा दिया। कुछ योगा की एक्सरसाइज बता दी जो बैठ के हो जाती है, सब लोग ऐसा करेंगे। उसके बाद अपनी क्लास शुरू करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज रिमूव्स योर स्ट्रेस। ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है आजकल। बच्चों से बोलो गेम खेलो तो वो वाई गेम खेलना समझते हैं। एक हम लोग थे, शाम हो जाती है, सनसेट टाइम पकड़ के लाया जाते थे। हाँ खेलना बच्चा हमारा मोहल्ले में,
अपने अपने बच्चे, किसी की समय आसान था, किसी की मम्मी आ जाती छड़ी लेके तो सब बच्चे कहना मान जाते थे। आजकल अपने बच्चे अपनी मम्मी की नहीं सुनते, दूसरी मम्मी की तो सुनने सर। हम तो अपने पड़ोस वाले चाची की भी सुन लेते थे, वो भी पीट लेते थे भाई। और क्या, समय बढ़िया था उस समय। फिजिकल एक्सरसाइज भी लोग हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं हल्द्वानी के स्कूल में था किसी काम से, उनकी मॉर्निंग असेंबली लगभग 45 मिनट्स का, और वो खड़े होकर जितनी एक्सरसाइज हो सकती हैं उतनी उन्होंने पीटी फॉर्म में कर रखी थी और उसमें कराते थे। तो मैंने पूछा उनसे, तो बताया उन्होंने कि मेरे कोऑर्डिनेटर सर है, इनका काम था ये, तो मैंने बात करो, मुझे मिलना है, मुझे सीखना है। मैं एक्चुअली जब भी विजिट करता हूँ दूसरे स्कूलों को, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि व्हाट गुड प्रैक्टिसेस आई कैन टेक फ्रॉम हियर, सो कैन आई कंटिन्यू विद माय स्कूल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे सुबह आते हैं अलग अलग जगह से, और उनको कुछ अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करा देते हैं उनका स्ट्रेस रिमूव हो जाता है, फिर आराम से आके क्लास पढ़ते हैं सही से। फिजिकल पे ध्यान दें। फिजिकल एक्सरसाइज सिर्फ स्पोर्ट्स टीचर या पीछे वाले का जिम्मा नहीं है, ये सबका जिम्मा है। फिजिकली जितना फिट रहेंगे उतना ज्यादा काम कर पाएंगे, ठीक है। One hour game is must for you, teachers also। हम में से कोई नहीं कर रहा है, और जब कोविड में तो घर से बाहर निकलते ही 1-1.5 साल से तो हमने और अपने आप को बिल्कुल शेयर में कर लिया। 24 घंटे में 1 घंटा पी लेते हैं, बिल्कुल वो 1 घंटा पूरा आपका होना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं, आपको ड्राइंग अच्छी लगती है आप ड्राइंग बनाइए, आपको सुबह मॉर्निंग वॉक अच्छी लगती है आप वॉक पे जाइए, आपको गाने सुनने अच्छे लगते हैं आप गाने सुनिए, लेकिन 1 घंटा अपने लिए दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ मॉर्निंग वॉक पे सुबह मोबाइल लेके चलते हैं, उनका काम फोटो लगी होती है, बात भी चल रही होती है, उनका बिजनेस भी चल रहा होता है, ट्रक उधर गया वहाँ माउंट करवा लेना भाई, ऐसा सब चल रहा होता है उनका साथ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे जीवन मुझे समझ आता जा रहा है, मैं चीज़ों को दूर होता जा रहा हूँ। पिछले 3-4 साल से मैं अपना मोबाइल साथ लेके नहीं जाता, मैं भी लेके जाता था, गाने सुनता था, बात करता था पहले। पिछले 3-4 साल से मैं सुबह 1 घंटा अपने साथ होता हूँ, कोई मोबाइल कितनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। एक बार मेरे भाई ने मुझसे कुछ कह भी दिया था, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसने कहा मुझसे, मैं क्या हो जाएगा यार, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, किसी के मरने की खबर 1 घंटे चल सकती। तो उसने बताया कितना सीरियस हो, मैंने कहा बिल्कुल। उन दिनों माता जी बीमार चली गई, तब की बात है। तो बाद में उसने कहा दादा कितना सीरियस हो अपनी बात में, मैंने बिल्कुल, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे मोबाइल 1 घंटे अपने साथ नहीं रखना है, मैं नहीं चाहता कोई इंटरप्ट करे मुझे, मैं अपने साथ होना चाहता हूँ। कभी अपने साथ रह के देखो, थोड़ा कठिन है, लेकिन आप मैक्सिमम चीजें सीखोगे जब आप सिर्फ अपने साथ होगे। आप मोबाइल के साथ हो, अपने साथ नहीं हो। तो प्लीज स्पेयर 1 आवर, दैट इज टोटली ऑफ योर्स। 1 घंटा 24 घंटे में निकालो तो सिर्फ आपका होना चाहिए, और आप देखोगे ऐसा करो 2 पैसा, आप देखोगे चीजें बदल रही है, आपको कुछ अलग तरह की अनुभूति होगी, आपको कुछ अलग तरह के विचार बनेंगे और आप उन पर काम कर पाओगे। क्योंकि हम सबके साथ होते हैं दिन भर, सिर्फ अपने साथ नहीं होते। हम दिन भर किसी ना किसी के साथ होते हैं, बस सिर्फ अपने साथ नहीं। 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें, वो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत चेंज आता है। और इतने सारे चेंज जो आप ला रहे हो, ये सब कहीं ना कहीं संस्था के लिए, हमारे लिए, सिस्टम के लिए यूजफुल होगी। डिसिप्लिन बहुत सारी बातें होंगी, तो डिसिप्लिन से मिलेगा क्या हमें? इतना अनुशासन लागू कर दिया हमने अपने ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी, फायदा क्या होगा? फायदा होता है, इट हेल्प्स अस वर्क टू ईज, हमारा काम आसानी से। मुझे याद नहीं है कि मेरा काम कभी स्कूल डिफॉल्टर्स में लिया गया हो, कि मैंने अपना रिजल्ट टाइम से सबमिट नहीं किया, मैंने अपनी कॉपी टाइम से सबमिट नहीं की, ये कभी नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी ने मुझे कुछ कहा हो तो मैंने उसे 4 सुनाई जरूर होगी, ये हो सकता है, ये शिकायतें होती थी मेरी जब मैं टीचर पार्ट पे था। लेकिन ये नहीं हुआ कि मेरी कॉपी टाइम से चेक नहीं हुई हो, मेरा ड्यूटी प्रॉपर ना हुई हो, ये नहीं। तो सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप अगर आप सीख लेते हैं तो अपने आप ही आप खुद उस मोड पे चले जाते हैं कि भाई अगर मुझे कॉपी चेक करने को मिली है, मेरा एग्जामिनेशन चार्ज क्यों कहेगा भाई तुमने कॉपी दी, क्या डेट है तुम्हारी है, इससे पहले दे देंगे, अपने को ऑर्गेनाइज कर देंगे आप। इफ यू आर अ सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन, यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ कि भाई मुझे इतनी कॉपी मिली है, इतनी मेरी कैपेसिटी है, मैं एक दिन में 12 कॉपी चेक कर पाता हूँ, भाई 20 कॉपी चेक कर पाता हूँ, उसमें 3 दिन लगेंगे, मैं इतने दिन कर, अगर मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए मैं देर तक बैठूंगा।
अगर भाई मेरी स्पीड कम है, मैं धीमे धीमे काम करता हूँ, कोई इशू नहीं है भाई, हर आदमी की क्षमता अलग अलग है। प्रकृति ने हमें एक जैसा बनाया नहीं, अलग अलग बनाया, तो हम अलग अलग ही तो काम कर पाएंगे। कोई व्यक्ति जल्दी काम कर लेता है, कोई व्यक्ति नहीं। जैसे मुझे इमोशनल थॉट्स नहीं समझ आते, मुझे मैथमेटिकल थॉट बहुत जल्दी समझ आते हैं, कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा हूँ माइंड में, लेकिन जो उसका पक्ष होता है, एक पक्ष होता है ना, साहित्यिक पक्ष होता है, जरा उसका मानवीय पक्ष होता है, वो मुझे थोड़ा देर में समझ आता है। जो मैथमेटिकल थॉट है वो बहुत जल्दी कैच करता हूँ किसी भी चीज पे। तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, तो अपने हिसाब से काम करें। लेकिन इससे होगा क्या कि आपको वर्क ईज में चला जाएगा, आप आसानी से काम कर पाएंगे अगर आप डिसिप्लिन हैं। तो बच्चों को सिखाते हैं मेक लाइन, गोल लाइन, हम कभी चलते हैं लाइन में? हमें कभी ख्याल आता है कि आज स्कूल से छूटे तो सब लोग लाइन से जाएंगे गेट पर? क्यों? वो नियम हमारे लिए नहीं है, तो हमने बच्चों के लिए बनाया। ऐसा नहीं है, सारे नियम जो हम दूसरों के लिए बनाते हैं, सबसे पहले हमें उनको अपने ऊपर लागू करके देखना चाहिए। टेक लंच पीसफुली विदाउट टॉकिंग। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपका कमरा मेरे रूम के पास है आपकी आवाज बहुत आती है, ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि जीवन में जो भी हम काम करते हैं, 2 रोटी से, मुझे तो 2 रोटी का थाटी समझ बहुत बाद आया कि 2 रोटी ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा फिर कभी सही बात। लेकिन जो भी आप 2 रोटी खा रहे हो ना, वो चैन से करो। आप दिन भर काम करते हो, आप सुबह निकलते हो, कब रोटी बनी होती है, कब आपको मिलती है खाने को, गर्म है, ठंडी है, जैसी भी है, ठीक है। आपके स्टाफ में तो काफ़ी सुविधा है, अच्छी बात। हम लोगों को सुविधा नहीं मिली अपने टीचिंग कैरियर पर, तो पता नहीं होता था कब का बना खाना, कब खाया नहीं खाया, पता नहीं। तो कम से कम खाना पीसफुली खाओ। यहाँ आपको इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, कोई थॉट नहीं है, आपको इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ऐसा करें तो कुछ जीवन में परिवर्तन आता है। शो रेस्पेक्ट ऑन टीचर्स अराइवल क्लास। आपके सीनियर टीचर्स आते हैं, मुझे याद है मैं हमेशा अपनी चेयर छोड़ी है अपने सीनियर टीचर्स की। इट क्रिएट्स एटमॉस्फेयर इन स्टाफ रूम, इन स्कूल आल्सो। अपने सीनियर्स के लिए अगर आप जगह छोड़ते हैं तो आपका भी सम्मान होता है। रेस्पेक्ट इज आल्सो रेसिप्रोकल। जैसे हमने कहा ना, प्रेम के लिए कहा मैंने, रेस्पेक्ट के लिए भी वही बात लागू होती है। जितना सम्मान हम दूसरों का करते हैं, दूसरे भी हमारा अपना सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए चेयर छोड़ते हैं तो वो इस बात को समझता नहीं है, वो इस बात को बेहतर समझता है कि ही इज अ गुड टीचर, ये इनमें क्वालिटी है टीचर वाली। विश टीचर्स, ये हम बच्चों को सिखाते हैं कि टीचर आ रही है, आपको गुड मॉर्निंग कहना है। हम सीखते हैं क्या कि हमारा सीनियर टीचर आ रहा है, हम उसको गुड मॉर्निंग बोलना है? हम तो सीखते हैं, आप भी सीखेंगे। इट डेवलप्स ए गुड एटमॉस्फेयर इन द स्कूल। एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इन चीज़ों से। अपने सीनियर टीचर को आप विश करते हैं, उनसे मिलते हैं, कुछ नहीं हो सकता, जस्ट पास स्माइल। एक अच्छी से स्माइल बहुत कुछ कह जाती है। आप कुछ नहीं बोलते किसी से, किसी ने आपको कुछ बिगड़ा नहीं होता है, किसी से आपको कुछ संबंध नहीं होता, बस आप निकलते हैं, मुस्कुरा देते हैं, अच्छा लगता है। सर एक अपोजिट थॉट मुझे मिला था, बोले किसी को देख के चला मुस्कुरा दिया तो मैंने क्यों, बोले सारा दिन भर सोचेगा क्यों मुस्कुरा मैंने क्या बात हुई, एक बात में समझ नहीं, बोले नहीं ऐसे ही होता है। बोले दिन भर सोचेगा यार वो क्यों मुस्कुरा रहा है, आप तो जानते ही हैं, तो जानते ही मतलब पेशेंट बजा नहीं, लोग अजीब अजीब से थॉट भी ले आते हैं। है वो मेरा थॉट नहीं है, मेरा थॉट सिर्फ ये है कि स्कूल एनवायरनमेंट में हम लोग whenever we pass to each other, जब हम दूसरे के साथ पास होते हैं, हमें पास एक स्माइल विश दें, अपने सीनियर्स को विश करें, हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, एन डिसिप्लिन क्लास कैन नेवर बी टॉट, वो नहीं पाई जा सकती कभी। वी नीड एन एटमॉस्फेयर इन क्लास फॉर टीचिंग। हमें क्लास में टीचिंग के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो हमें बनाना पड़ेगा, बच्चों पे काम करके उनके ऊपर लगातार ग्रूमिंग करके। बट रिमेंबर, इफ यू स्टूडेंट आस्क यू एनी क्वेश्चन व्हिच इरिटेट्स यू, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट में बच्चे कई बार बहुत ऐसे सवाल पूछते हैं जो आपको परेशान करता है। समझिएगा इस बात को, इसका मतलब उसका क्वेश्चन तो सही है, आपके पास आंसर नहीं है। हर वो क्वेश्चन जो आपको इरिटेट कर रहा होता है कि क्या पूछ लिया इसने, तो क्वेश्चन तो सही होता है, आपके पास आंसर नहीं होता। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, आप सुना देना है। ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो, आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है।
बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हमें आंसर करना होता है। कहीं पर अटक जाए, बिना मुद्दा पूर्वक कहें बेटा ठीक है कोई बात नहीं मैं कल बताऊंगा। कहीं पर अटक जाते हैं, कोई इशू नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर चीज हर वक्त हर समय याद हो। आप उससे आराम से कह सकते हैं बेटा कोई बात नहीं हमको कल बात करेंगे, ठीक है तुम्हारा भी ला सकते हैं, लेकिन उसको सुने समझे। स्कूल डिसिप्लिन और बाहर डिसिप्लिन में अंतर देखें। क्राउड तो स्कूल में भी, क्राउड मेले में भी, तो अंतर कहाँ है? स्कूल में भी हम 3000 बच्चे पढ़ा लेते हैं, 2000 बच्चे पढ़ा लेते हैं। हमारा स्पोर्ट्स डे एक बार कमांड देता है स्टेज से, सारे बच्चे लाइन में हो जाते हैं। वो कमांड कभी मेले में देके देखो, सुनता कोई? आप मेले में जाके बोलो स्टैंड एट ईज, हो जाएगा कोई? हाँ अटेंशन, बिकॉज वी आर द डिसिप्लिन पीपल। स्कूल में डिसिप्लिन की बात होती है, मेले में डिसिप्लिन की बात हो ही नहीं सकती। तो जहां बात हो सकती है वहां डिसिप्लिन रहें और बच्चों को भी डिसिप्लिन करें। ये दोनों का साथ साथ चलना है। ये नहीं हो सकता कि टीचर तो इनडिसिप्लिन रहे और बच्चे सारे डिसिप्लिन में हो, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी फेज में। अगर आपको अपने बच्चों को सिखाना है तो आपको वैसा करना पड़ेगा। छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं शाम को चाहता हूं मेरे बच्चे घर में पढ़े बैठ के, तो मेरे पास एक 2 रूम सेट था, ये बीच में है अभी आवाज खासकर, तो छोटे कमरे इतने बड़े नहीं होते कि एक कमरे में टीवी चले दूसरे कमरे में आवाज ना जाए, ऐसा नहीं होता। कितना भी धीमे चलाओ आवाज आएगी। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 9 बजे तक पढ़े 3 घंटे बैठ के, तो मुझे टीवी देखना बंद करना पड़ेगा। The meaning is that first I have to be in discipline. After that my child will be disciplined. ये सीखना है टीचर को। ये संभव नहीं हो सकता कि माँ बाप एक कमरे में बैठ के टीवी देखें और बच्चे से कहें तुम दूसरे कमरे में बैठ के पढ़ो। ये संभव नहीं है किसी भी हाल में। तो बच्चों को सिखाते वक्त माता पिता को डिसिप्लिन होना पड़ता है। ऐसे ही क्लास में बच्चों को सिखाते वक्त टीचर को खुद डिसिप्लिन होना पड़ता है, उसके बिना बात बनती नहीं। ये संभव ही नहीं है। मैंने बहुत सालों तक देखा, बहुत सालों, सिर्फ इसी वजह से। मैं शाम को 8 बजे खड़े होता, प्राइवेट स्कूल टीचर सबकी कहानी की जैसी है, सब ट्यूशन वाले टीचर। शाम को क्लास 8 बजे बैग छूटता था, उसके पास सोचता था भाई थोड़ी सी टीवी देख लो, भाई कहते हैं चलो पढ़ रहा है छोड़ रहा है देते हैं चलो बंद करो। तो ये करना पड़ेगा। अगर अपने क्लास हम डिसिप्लिन चाहते हैं तो आपको खुद डिसिप्लिन में रहना। क्राउड और स्कूल का डिफरेंस समझते हैं अच्छे से। ये डिसिप्लिन का पार्ट था हमारा। बहुत सारी बातें, डिसिप्लिन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है। डिसिप्लिन में बहुत सारी बातें आती हैं, केवल जितनी बातें कही में इतनी नहीं है, इससे बियॉन्ड सिलेबस है इसका डिसिप्लिन में। क्योंकि हम चाहते तो हैं दूसरे अनुशासित रहें, कितना अनुशासन हो। कहावत ना कि आपका सुनता वहीं तक चलती है हम दूसरे नाम खत्म होती है, ऐसा कुछ बोला जाता है ना। तो उन चीजों को ध्यान रखें कि हमारी स्वतंत्रता दूसरे का डिसिप्लिन खराब ना करे कहीं। मतलब ये नहीं हो सकता कि एक क्लास में टीचिंग चल रही है, दूसरे क्लास में टीचर कहेंगे मैं तो अपनी म्यूजिक बजाऊंगा ही, इसलिए तो म्यूजिक बाहर ले आया। जिस स्कूल में भी रहा मैं, सब जगह म्यूजिक बजता है और 2 क्लास सिस्टम होती है, इधर वाली उन्हें पढ़ाई नहीं होती इतनी देर, कुछ भी बज रहा हो तो पार्ट है, कहाँ छुपा के जाओगे। अभी पिछले स्कूल में मैंने अपने म्यूजिक रूम को बिल्कुल साउंड प्रूफ बनाया, कुछ काम करने का मौका मिलता है कभी। तो जैसे मैंने बताया ना कि आपके स्कूल में सारी चीजें बन चुकी हैं, आपके पास 12th साइंस कॉमर्स का एफिलिएशन है, आप एक एफिलिएटेड सीबीएसई स्कूल है, तो यहाँ बहुत कुछ करने को है नहीं। लेकिन हमें तो चैन नहीं आता, इसको काम करना है, हमको तो काम करना है, खाली बैठ नहीं सकते हमारे से। हम तो काम ढूंढते रहते हैं, क्या काम कर सकते हैं और अच्छा क्या कर सकते हैं और बेहतर क्या हो सकता है। तो मैंने बस म्यूजिक रूम को साउंड प्रूफ किया, बताया हमको कि ऐसे चीजें करते हैं। क्लास टेस्ट खुरदरा होता है, कर्टन्स लगते हैं, एक पड़ेगी नीचे मैट पड़ेगी, सर्दी वाला मैट लगाई, कमरा बनाया, उसको दूसरा उसका डिजाइन करके चौखट का उसको साउंड प्रूफ कर सब। उसके बाद उसमें आवाज नहीं आती, बाहर खड़े होकर भी हम आवाज नहीं सुन पाएंगे। जैसे सिनेमा काम करना पड़ता है, चीजें सीखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। हम लोग का स्कूल जो है वो एंडलेस वर्क है। जैसे कि हम लोग जो काम करते हैं, हमारा काम कभी ना खत्म होने वाला काम है। तो अगर हम काम के प्रेशर में काम करेंगे तो हम कभी काम नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए काम करने का मंत्र ही यही है कि आप एंजॉय करके काम करो। सुबह 8 बजे, शाम 4 बजे चले जाओ, 5 चले जाओ, अच्छा किया हो गया, कल तक करेंगे।
वो ये नहीं हो सकता कि हाँ मुझे अब तो काम हो गया सारा, बस उस मोड में नहीं जा सकते। डिसिप्लिन बहुत सारा चीजें लेके चलता है साथ साथ, तो दूसरे का डिसिप्लिन खराब नहीं हो, दूसरे का खराब नहीं हो, इससे काम करें। नेक्स्ट, टीचर्स बियर से मॉडल करें। बात पीछे कहीं आ चुकी है कि हम टीचिंग में हैं, और टीचिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां मॉरल्स और एथिक्स जुड़े हुए, ये किसी दूसरे बिजनेस में नहीं है। मैंने शायद ये भी कहा था कि अगर कोई लाइव के लिए दुकान खोलता है तो वहाँ एकमात्र सूत्र होता है पैसा कमाना। टीचिंग में हम ऐसा नहीं कर सकते। टीचिंग एक अलग तरह का व्यवसाय है। जब हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं, कई बार हम फ्लो में होते हैं, अपने वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते, शब्दों पर ध्यान नहीं जाता हूँ। But teacher should always mind his words. उसको पता होना चाहिए क्लास में बच्चों के सामने क्या बोल रहे हैं। जैसे कहते हैं कत्ल और हत्या समानार्थी शब्द है। मैंने पढ़ा था थोड़े दिन पहले, यहाँ घर पे जाएं, यहाँ से पत्नी आपके तैयार है, आपको वेट कर रही है, और आप उससे कहें आज बड़े कातिल लग रहे हैं, कुछ नहीं, कोई नाश्ते में पकौड़ी चाय सब मिलने वाली है। दूसरा, आज बड़े हत्यारे लग रहे हैं, पानी भी नहीं मिलेगा। दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोनों समानार्थी शब्द हैं, है ना। टीचर को अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही सावधानी से करना चाहिए क्लासरूम के अंदर। बाहर आप कुछ भी बोल रहे हैं, क्लासरूम में ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको मुस्कुराहट देखे मुझे और याद आ गया, मुझे व्यक्तिगत चीजें भी शेयर करता हूँ कभी कभी मंच से। एक बार सुबह नाश्ता बनना था, अभी बीच की 6 साल वाली बात है ये, जब बेटे जी घर पे नहीं थे, तो मैंने पत्नी से कहा आज पोहा बना हुआ नाश्ते में। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, ब्रेड ले आओ आप, मैं ब्रेड बना देता हूँ उसी से। मैंने कहा नहीं यार पोहा बना। खैर दूसरी पत्नियाँ होती लड़ती, मेरी वाली तो अच्छी है, तो बिल्कुल नहीं लड़ा उससे मुझसे, अच्छा ठीक पोहा बना दी। मैंने पोहा खाया, पोहा खाने के बाद मुझे याद हुआ ब्रेड लाना सही रहता। ये आपके जानकारी के लिए है, जो पति महोदय यहाँ बैठे हुए हैं उनकी जानकारी का बढ़ा रहा है, और जो नए पति बनने वाले हैं, जो बने हैं, उनकी जानकारी बढ़ा। कोई और पत्नी होती लड़ती, नहीं बनाती, मेरी वाली अच्छी है, मैं खुद कह रहा हूँ, उसे बनाया, फिर उसके बाद मैं खाया, खाने के बाद मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ ब्रेड लेके आना सही रहता है, ज्यादा अच्छा बनाया। हाँ अब तक याद है, और क्या, अब तक 3-4 साल हो गए हैं इसको। इसमें मैंने पोस्ट लिखी थी जी, आप इसमें फेसबुक पोस्ट लिखी थी, उसमें लिखा था ये सभी पतियों के ज्ञानवर्धन के लिए, ऐसा लिखा था मैंने कमेंट में। तो शब्दों का चुनाव आसानी सावधानी से करें। टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, कहते हैं कि अंडा खाना चाहिए नाश्ते में, अच्छी हेल्दी डाइट होती है, क्या बोलते हैं, नाश्ते में बच्चों को उबाल कर अंडे देने चाहिए। भाई बच्चों को नहीं उबालना है, अंडे उबालने हैं। ध्यान दें फिर से, नाश्ते में बच्चों को उबाल कर अंडे देने चाहिए। ऐसी बातें हम बोलते हैं क्लास में, लिटरली बोलते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में बोलते हैं हम लोग ऐसे क्लास में। मैथ्स टीचर क्या पढ़ाता है क्लास में, फ्लो में पढ़ा रहा है ज्योमेट्री। मैथ्स टीचर फ्लो में ज्योमेट्री पढ़ा रहा है, फिगर बना रहा है, सारी कंस्ट्रक्शन सिखा रहा है बच्चों को। क्या बोलता है, व्हाइल टीचिंग ज्योमेट्री इन क्लास लुक एट द सोनाली फिगर। सोनाली फिगर देखो, रात भर जाके मेहनत करनी पड़ती है तब बनती है ऐसे फिगर। फ्लो में उसको पता नहीं, बेचारे उसको पता नहीं क्या बोल रहा है, वो सही बोल रहा है भाई, मेहनत करनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन सिखाना पड़ता है भाई सफलता से, और किसी को हम कुछ ही बोल देते हैं, होता है ना ऐसा, सब में बोला होगा। और सुनो, नर्सरी टीचर मार्केट में किसी पेरेंट्स से बोलती है, एक्सक्यूज मी, आप शायद किसी मेरे किसी बच्चे के बाप हैं। ऐसा होता है। कई बार हम लोग फ्लो में ऐसा बोलते हैं क्लास में, जो हमें क्लास में
नहीं बोलना चाहिए। तो माइंड योर वर्ड्स, हमेशा अपने वर्ड्स को माइंड करें। देखें आप क्लास में बच्चों के सामने क्या बोलिए, ठीक है। एक बार बच्चों से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, परसेप्शन कहाँ होता है? परसेप्शन क्या है? एक सेंटेंस है इंग्लिश में, ए वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। मैं लिखता हूँ सेंटेंस को, आप देखो, एंजॉय करो। Without a man is nothing, ठीक है। अब इसका पंक्चुएशन करवाओ दो लोगों से। अब आप इसका पंक्चुएशन करवाओ दो लोगों से। अब मैं दावा करता हूँ पंक्चुएशन अलग अलग आएगा। कोई लेडी टीचर वाले स्टेज हाँ चलो। परसेप्शन है वाले में तो वाले में मेन टीचर यस मैम प्लीज आप ये A woman without her man is working. nothing. Is Nothing. A woman, secondly, a woman without her man is working. सर एक कॉमा एक बार कॉमा या a woman और एक बार कॉमा a woman without her समझ में नहीं आया। without her man. हर के बाद तो ये सही है ठीक है। दो बार कॉमा चेंज होने से सेंसेस टोटली चेंज। और इसको कोई मेल कैसे क्वेश्चन करेगा? सर वो वुमेन के बाद लगाएंगे, वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। ये परसेप्शन है ये इसका। वही मैं कहता हूँ कि जब आप एक चीज बोली जाती है मंच से, जब आप एक जैसा पढ़ाते हैं मंच से, वो हमेशा एक जैसा नहीं पहुंचता लोगों तक। उनके परसेप्शन पर्सपेक्टिव माइंड के हिसाब से पहुंचता है। जैसे जहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर हम कहते हैं वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, तो लेडीज का क्वेश्चन क्या होगा? विदाउट हर मैन इज नथिंग। ये फीमेल का क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, तो मेल माइंड कर रहा है इसको क्वेश्चन, तो क्या कहेगा वो? विदाउट हर हस्बैंड। हां, विदाउट हर वुमेन विदाउट हर मैन। तो कई बार चीजें एक जैसी नहीं होती हैं। जो आप सिखा रहे होते हैं बच्चों को, वो एक जैसा नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? बिकॉज ऑफ देयर पर्सपेक्टिव माइंड्स। किस माइंड सेट से बैठे हैं, किस माइंड आइडियोलॉजी के साथ बैठे हैं। अब मेरी पहली वाली बात है आपको वाली, क्या कहा था मैंने? सा विद्या च विमुक्ति। यहाँ पे काम आ रहा है आपको बायस नहीं होना। आपको सिर्फ पंक्चुएशन पढ़ाना है। आपको ये नहीं पढ़ाना है कि मैन डोमिनेटिंग है या फीमेल डोमिनेटिंग है। आज इक्वलिटी के समाज में जी रहे हैं। आज ऐसा कोई काम नहीं कर सकते।
मैन जो वुमेन नहीं कर सकती, ठीक है। हम लोग भी बड़े उस समय का दौर था, हमारे पास टीवी नहीं था, हमारे पास चीजें नहीं थी इस तरह की, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन हम लोग बहुत इंटरेक्टिव थे। तो वन ऑफ माय फीमेल टीचर वाज डिस्कसिंग विद मी सम आइडियाज इन स्टाफ रूम। ये टॉपिक था कि सर आज के टाइम में क्या नहीं कर सकते हम। हमारे साथ एक मिस्टर थॉमस सर हुआ करते थे, मैंने शायद बोला, बार बार बोलता हूं ना, प्लस मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया। वो मस्कट में है ओमान, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे अच्छे कलीग थे, अच्छा इंटरेक्शन था मेरा उनसे, बहुत ब्लंट स्पोकन थे। मैं अपने को कहता हूँ मैं बहुत ब्लंट स्पोकन हूँ, मुझसे भी ज़्यादा थे। शिवानी पांडे मैम मेरी सीनियर थी, तो बहुत ही फीमेल रहती थी, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम करती थी, अच्छा लगता था बात करके उनसे। तो ये बात आ रही थी कि व्हाट फीमेल कैन नॉट डू, क्या नहीं कर सकते हो। जस्ट ऐसे ही थॉमस से बोले, आई कैन पुट माय शर्ट डाउन, कैन यू डू? बस लोग बोलते थे। तो बोले बहुत कुछ बाकी है भाई, तो फीमेल नहीं कर सकते, आप मत ऐसा बोलो। खैर ये इंग्लिश लड़ाई है, मुझे उसमें नहीं जाना है। मैं खुद वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता हूँ, मैं अपने स्टाफ में सब लोगों को इक्वल समझता हूँ और इसी सोच के साथ काम करता हूँ, मेरा ऐसा कोई मन नहीं है, ठीक है। और ये आप देखोगे किसी की पर्सनालिटी से, किसी के नेचर से, किसी के काम करने के तरीके से, उनके इंटरेक्शन से जाहिर हो जाता है। वापस आओ, हिंदी में एक सेंटेंस है ऐसे, मैंने शायद बोला था उसे हिंदी दिवस वाले दिन, रोको मत जाने दो, भी लिखा हुआ मेरे पास, बड़ा अच्छा सेंटेंस है वो, कि रोको मत जाने दो। एक ही पंक्चुएशन से, पंक्चुएशन कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, पंक्चुएशन कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आप सुनते हो आप कामा याद रखते हो, क्या हो रहा है, जो भाग रहा है आप कह रहे हो जाने दो, ठीक है। अगर आप ये काम अपना यहाँ लगा लेते हो तो घंटे से लगे रोको इसको मत जाने। ये सीधे पंक्चुएशन कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ, और बच्चों को क्लास में हम सिखा नहीं पाते, बच्चों को हम क्लास में ये सिखा नहीं पाते, सिखाना चाहिए, इन पे काम करना चाहिए। नेवर टू लूज टॉक, कभी क्लास में बच्चों से लूज टॉक नहीं करना चाहिए। आप पास यू हैव सम लेजर टाइम, यू स्पेंड ऑन सम गुड आइडियाज, यू स्पेंड ऑन सम मोर थॉट्स, यू स्पेंड इट ऑन सम एक्टिविटीज। कई बार टीचर्स बोलते हैं यू आर एन इडियट, स्टूपिड है। तो हमारे टीचर थे, वो बड़े आराम से बोलते थे, क्यों बे तेरे अब्बा क्या करते हैं? उनसे कहता था मतलब भाई ऐसे मत बोला करो यार बच्चों से, मत कहा करो ऐसे, अच्छा नहीं लगता है। आदत थी, वो लास्ट तक इसे रिटायर हो गई थी, बस आपके टीचर हैं, मुझसे बड़े थे, वो रिटायर हो गए, मुलाकात हुई थी रूम बैठ क्या था। तो ये अच्छी बातें नहीं है, अच्छे स्कूल की अच्छी भाषा नहीं है, अच्छे स्कूल के अच्छे टीचर की भाषा बिल्कुल नहीं है। कुछ टीचर्स बात करते वक्त साला साले एक बोल देते हैं, हरामखोर हो, काम नहीं करते, ऐसे मतलब अजीब से अल्फाज यूज करते हैं क्लास में, जब कभी नाराजगी के मूड में होते हैं या कभी कुछ इरिटेशन में होते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, बेवकूफ़ हो, तुम्हें इतना नहीं आता, गधे हो, कुछ ऐसा। ये वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये किसी भी अच्छे सीबीएसई स्कूल के सिस्टम में अच्छे शब्द नहीं कहे जा सकते, इनका इस्तेमाल बंद होना चाहिए, और आप में से कोई करता भी है तो नहीं होना चाहिए। मैं एक बात यहाँ पे मुझे याद आ रही है, 91-92 में शायद मेरा दूसरा साल था टीचिंग का नैनीताल में, उन दोनों में दूरदर्शन ही था शायद उनके अच्छे से, अगर D1 चैनल था वो शायद दूसरा आया नहीं था, उस पर एक सीरियल आता था सुराज, वो इंडिपेंडेंस के ऊपर था शायद, अब किसी को याद हो पुराने लोगों को याद है? आप अरे बहुत अच्छी बात है, ये तो नए लोगों को अनुष्क लगेगा ना, कहानी नहीं सुना रहा हूँ, तो सुन लगेगा ऐसे ही बता देते होंगे सर अपने मन से 91-92 में ऐसा था, नहीं था सुराज सीरियल में बता रही है, ठीक है। हाँ, तो उस दिन क्लास पढ़ाने के बाद जब मैं बात कर रहा था बच्चों से, तो उसमें एक सीन था, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में एक हाथ ऐसे ग्लास दिखाया हुआ है, उसमें कुछ वाइन जैसा लग रहा था। अगले क्लास में एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर सुभाष चंद्र बोस क्या शराब पीते थे? बात समझिएगा सर, जब हम टॉपिक पे किस पे हैं कि माइंड योर वर्ड्स, हम इसका आपको बोल लेंगे, हमारा टॉपिक अभी चल रहा है माइंड योर वर्ड्स, शब्दों को समझिए। उसने मुझसे ऐसे पूछा, सर वो सीरियल दिखाया था, उसमें सब लोग खड़े हुए थे, सुभाष चंद्र बोस का भी सीन था, उनके हाथ में ग्लास था, वो शराब पीते थे? ब्लंटली स्पोकन है, एज नई है, टीचर होना है, अभी टीचरशिप बनी नहीं। मैंने क्या जवाब दिया, अरे यार मैंने उनके साथ बैठ के नहीं पी। फ्लो देखें आप मेरी बात पर, अरे मैंने उनके साथ बैठे थोड़ा मैं समझ रहा हूँ बात खत्म हो गई, बात खत्म नहीं हुई। बच्चा
बच्चा दूसरा पूछता है, सर आप किसके साथ बैठ के पीते हैं? माइंड योर वर्ड्स। समझा आपने कहानी कैसे बदल जाती है? I was helpless to control the class at that time. मैं अच्छा टीचर बनना चाहता था, मैंने बोला ना भाई चॉइस टीचर हूँ, बन तो नहीं पाया था उसको, नया था, नहीं समझ आई चीजें, कैसे आंसर करना होता है। आपको क्यों सिखा रहे हैं? जो गलतियां मैंने की आप आज के सारे इंटरेक्शन का मतलब क्या है? वो गलतियां जो हम कर चुके हैं, जो विपत्ति काल में हम जी चुके हैं, आपको नहीं देना। मैं सीनियर पर्सन आपके साथ हूँ ना बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए, पीछे खड़ा हो ना एक लीडर बन के, आप करो काम। आप देखो क्लास में कैसे इंटरेक्शन होते हैं बच्चों से, बच्चे आपको कैसे मोल्ड करते हैं, बच्चे आपसे वो बात कहलवा लेते हैं जो आप नहीं कहना चाहते। आज की डेट में तो खैर इतना इम्प्रोवाइज हो गया कि वो बात नहीं कहता जो नहीं कहनी होती, लेकिन तब नहीं कंट्रोल करता है। सीखना है कि बच्चा अगर कैसे पूछता है तो आपको कैसे जवाब देना है। मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस विद स्टूडेंट्स। जो गेम्स टीचर हैं बच्चों के साथ खेलते हैं, इन्वॉल्वमेंट होता है उनका, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, वो उनके साथ कंधे पे हाथ रख के घूम भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। गेम्स टीचर का बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट होना, फिजिकल होना, उनके साथ दौड़ना भागना खेलना कूदना कुछ इसमें खराब नहीं है। लेकिन एक सब्जेक्ट टीचर अगर किसी बच्चे के गले पे हाथ रख के कंधे पे हाथ रख के घूमता है कॉरिडोर में, वो गलत है। मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस। ए चाइल्ड कैन नेवर बी फ्रेंड ऑफ ए टीचर। बच्चा कभी आपको दोस्त नहीं हो सकता, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। मेरे बहुत पुराने बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं, उनके बच्चे हैं, उनके मैं जाना पड़ता फंक्शंस में मुझे, लेकिन स्टिल दे मेंटेन अ डिस्टेंस विद मी। अभी वो सर करके पैरी छूते हैं या बड़े भाई साहब बोलते हैं, भाई साहब बोलते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बड़े वो पहले वैसे पढ़ाया शुरू में, भाई साहब कह के सम्मान करते हैं, कैसा कहते हैं। तो वो डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी होगी हमेशा। बच्चे आपके दोस्त नहीं है। अगर आप उस दोस्ती के मूड में आके कभी कुछ ऐसा ऑप्शन आप कह भी देंगे, आप ट्रबल में आ जाएंगे। तो उस सेफ डिस्टेंस को हमेशा मेंटेन करिए, ठीक है। उचित दूरी बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, उचित दूरी बहुत जरूरी है। इससे याद आ गया मुझे, कई बार जो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं। हाँ, तो मैं सर बस ड्राइविंग उधर बनारस की तरफ ड्राइविंग कर रहा था। मैं एक्चुअली ड्राइविंग का बड़ा पैशनेट हूँ। मुझे लॉन्ग ड्राइविंग मुझे अभी भी लुभाती है, हालांकि वेज बढ़ रही है, थक जाता हूँ, लेकिन अभी मुझे बड़ा कचोटती है लॉन्ग ड्राइविंग। तो मैं उधर भोजपुरी एरिया है, बनारस के आगे वाला नमाज आगे पढ़ते ना, थोड़ा सा भोजपुरी टच आ जाता है। तो मुझे जो बेस्ट लाइन मिली इस सेंटेंस के लिए, कीप डिस्टेंस लिखा होता ना, ये उचित दूरी बहुत जरूरी है, ये लिखा होता है। एक ट्रक के पीछे लिखा था सटलबा ते गई बेटा। समझ आया? सटलबा ते गई बेटा मतलब टकरा है, पास आया ना तो गया काम से। उचित दूरी बहुत जरूरी है, बड़ा अच्छा रूपांतरण है भोजपुरी का शब्द। तो आप देखें कि स्टूडेंट्स आपके कंधे पे हाथ ना रखें, उसे सेफ डिस्टेंस हमारी मेंटेन करें। एक चीज होती है पावर ऑफ बिलीफ एजुकेशन में। जब आप शुरू में क्लास में होते हैं, आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आप जो कर रहे हैं, आप जैसा पढ़ा रहे हैं, क्या वैसा ही बच्चे के लिए उचित है। आपने जो डिसीजन दिया, जो सेंटेंस, जो क्वेश्चन जैसे पढ़ाया, आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन एक बार जब आप अच्छे टीचर बन जाते हैं, आपकी यात्रा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वाली पूरी हो जाती है, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मैंने शुरू के 7-8 साल पढ़ाने के बाद आर डी शर्मा जी को हमारे मैथमेटिक्स में बिल्कुल गीता पुराण बाइबल समझी जाती है, कहते हैं अंतिम सत्य है। और मैंने कहना शुरू कर दिया क्लास के अंदर, उसमें क्या रखा है यार, मुझे नहीं पढ़ना, पढ़ो बस लिख दिया। क्यों? मेरे नोट से पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ। उस बुक में क्वेश्चन मिला था इस पेज पे, देखो उसमें 15 स्टेप में साल में मैं 10 स्टेप में पढ़ा रहा हूँ, बेटर पढ़ा रहा हूँ उससे। तो वो कॉन्फिडेंस जब आता है ना आपको, तब आप एक अच्छे टीचर बनने की राह पे मजबूती से खड़े होते हैं। लेकिन तब तक के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा ना इन सब बातों को साथ ले चल के। मैं एक बात और भी कहता हूँ, पावर ऑफ बिलीफ बहुत बड़ी बात है। जो लोग सोचते हैं वो ये काम कर सकते हैं, बस वही ये काम कर सकते हैं। मैंने शायद बातचीत में कभी बताया, आपको बच्चन साहब को बड़ा फैन हूँ मैं, उनकी फिल्में देख देख के बड़ा हुआ। हर साल केबीसी जरूर देखता हूँ, टीवी पे कुछ देखूँ या ना देखूँ, केबीसी जरूर देखता हूँ।
सिर्फ बच्चन जी के लिए, जिसने वो होस्ट नहीं करेंगे शायद नहीं देखूंगा। मुझे एक फिल्म दीवार पे टांगा था, तो डाबर साहब उनको सुना लाने के लिए भेजते हैं कुछ, तो कहते हैं कौन कौन जाएगा तुम्हारे साथ? मैं अकेले जाऊंगी। कहते हैं कि तुम जानते हो, तुम समझते हो तुम ये काम अकेले कर सकते हो? तो कहते हैं नहीं, मैं जानता हूं मैं काम अकेले कर सकता हूं। तो आपको भी जानना है ये कि आप ये काम अकेले कर सकते हो। जिस दिन आप अपनी क्षमताएं जान लोगे, जिस दिन आप अपनी कैपेसिटी अपना समझ लोगे, भाई ये काम मैं कर सकता हूँ, बस उस दिन आप काम कर पाओगे, डिलीवर कर पाओगे। जब तक आप ऊहापोह में रहोगे, आप कंफ्यूजन में रहोगे, आप वो काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे। काम करते रहिए, करते रहिए, सीखते रहिए। एक ना एक दिन आपके कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं काम सही कर रहा हूँ। आपको उस स्टेज तक पहुंचना है, वो एक दिन में नहीं आएगी। मैं बार बार कहता हूँ, you can become strongly mental or mentally strong. स्ट्रांगली मेंटल भी हो जाते हैं लोग, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, वो फिर अगले हर तरह की बात करते हैं। तो आपको पे काम करना है। कई बार चीजों को देखते हैं तो लगता है कि जैसे होपलेस एंड, ये चीज यहाँ खत्म हो रही है। पहाड़ पर ड्राइविंग करो, लगता है रास्ता खत्म होने वाला है, सब खाइए, दिल मोड़ आ जाता है। तो धीरे धीरे होपलेस एंड और एंडलेस होप, उस पर काम करें। एंडलेस होप की तरफ चले ना, हमेशा रास्ता मिलता है। कभी सुना है अंधेरों ने सुबह ना होने की? रात कितने भी गहरे क्यों ना हो, चीजें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हालात कितने विपरीत क्यों ना हो, कभी सुना है अंधेरों ने सुबह ना होने दी? नहीं होता ना। हमेशा पॉजिटिव रहें, उस पर सोचें। इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू बी। ये पूरी तरह आप पे निर्भर करता है, आप जीवन में क्या होना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। और एग्जैक्टली मानिए इस बात को, वो होके रहेगा जो आप चाहते हैं। इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू बी। जो आप सोचते हैं वही होता है। जैसे पावर ऑफ बिलीफ क्या है? मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं आता था। गांव में ये कहते हैं कि इसको उनसे मौलवी जी से या पंडित जी से फूंक डलवा दो, उससे हो जाता बच्चा। मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं साइंस पढ़ता था, मुझे समझ नहीं आता था वो क्या कैसे आता है, क्या हो जाता है इसमें। कुछ नहीं करते हो जाते थे। भगवत उन्होंने माँ के में दी बच्चा से, माँ उसको गोद में लेके आ गई। बहुत दिन तक मुझे बात समझ नहीं आई। मैं साइंस स्टूडेंट था, मैं चीजों को चैलेंज करता था उस एज में भी, 9, 10, 7, 8 वाली एज में भी। मुझे नहीं समझ आती थी चीजें। बाद में जब बड़ा हुआ, चीजें काम करना शुरू किया, समझ आया नहीं, ये पावर ऑफ बिलीफ है। उसकी माँ का ये सोचना है कि वो पंडित जी ऐसा कर देंगे, फूंक डाल देंगे, सही हो जाएगा, इसलिए सही हो जाएगा। सिंपली दैट इज पावर ऑफ बिलीफ, नथिंग मोर देन दैट। उससे ज्यादा उसका कोई विज्ञान नहीं। सिर्फ ये बात आप सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा और वो हो जाता है। डॉक्टर मेडिसिन देता है, पेशेंट को लगता है वो शहरों में इलाज कराएगा, इससे सही नहीं होगा, ये डॉक्टर दवा दे देंगे, इससे सही हो जाएगा। वो जाता है, उनकी दवाई आता है, 2 डोज खाता है, एकदम सही हो जाता है। उसका विश्वास है अपने डॉक्टर के प्रति, भाई ये डॉक्टर दवा देंगे, मैं सही हो जाऊंगा। पावर ऑफ बिलीफ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कहीं हम लोगों ने कहानी पढ़ी है, सांप वाली और वो कीड़े वाली। कहीं एक व्यक्ति नदी में नहा रहा होता है, तो सांप कहता है कि भाई कौन ज्यादा जहरीला है, मैं या कोई कीड़ा? उसके साथ कहता है मैं। मीठा कहता है मैं ज्यादा जहरीला। तो कहता है सांप कि भाई मैं इसको काटता हूँ, तू ऊपर निकलना। सांप काटता है, मीठा ऊपर आता है, आदमी फट से मारता, हटा देता है, लगता है, कुछ नहीं होता उसको। दूसरा इस पर मेढक काटता है, सांप ऊपर निकलता है। काटा मेढक ने, उसको क्या लगता है सांप ने काट दिया, सांप ने काट दिया तो वो मैं मर जाऊंगा, और वो गलत हो जाता है। सिर्फ यही चीज, ये समझना पावर ऑफ बिलीफ कि आपके साथ क्या हुआ है उसमें आप जा ही नहीं रहे। जो आपको विश्वास है आपके साथ नहीं हो रहा है। मैं अपनी बात करूंगा, मैं लगभग पिछले 20 साल से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और रात बिरात दिन रात में कुछ नहीं देखता हूँ कभी। मुझे जहाँ जाना है, जिस समय होना है, मेरे स्टाफ के लोग परेशान रहते थे। जैसे मुझे पता था सब लखनऊ में है, अभी आज सुबह निकले हैं, तो मेरा जो काम वहाँ रात में मुझे हो भी गया है। उस कारण मैं लगभग 260 किलोमीटर से ज़्यादा उठा हुआ, 170 लगभग, अप्रॉक्सिमेटली 350। और रात 9 बजे चल के मैं 2-2:30 बजे तक रात आ जाता था। तो सुबह ऑफिस में मिलता 7 बजे तो लोग हैरान हो जाते, अच्छा तो थे नहीं आज ऑफिस में बैठे, इनको
कुछ लगता नहीं है। बहुत लोग समझाते थे, रात चल देते हो, फैमिली लेके चल देते हो, वाइफ साथ में है, कहीं गाड़ी खराब हो गई, जंगल है, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन मानो मेरे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ, और मैं ऐसे ही चलता हूँ, अभी भी ऐसे चलता हूँ इतनी एज के बाद। ये मेरा स्ट्रांग बिलीफ है कि मैंने जीवन में किसी के साथ कुछ खराब नहीं किया है, मेरा कुछ खराब नहीं हुआ। ये मेरा विश्वास है, और विश्वास मुझे आज तक जीवन देता है कि मैंने किसी के साथ कुछ खराब नहीं किया, तो मेरे साथ खराब कैसे हो सकता है? नहीं होगा। और अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल सुना होगा आपने, वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी ट्रेन में, तो कुछ झगड़ा हो गया था, उनको किसी ने नीचे फेंक दिया था, उनका एक पैर फट गया था। इसके बाद उन्होंने सोचा सब बैठकर किसी खिलाड़ी की जाए, किसी चीज की, किस गेम्स में थी, किसी में कोई गेम था उनका, तो उनको लग रहा था शायद उनका पैर खराब हो गया, वो नहीं पाएंगे। तो उसके बाद जब वो सही हो गई, मतलब उनका पैर वाला पार्ट सही हो गया, तो उनको लगा कि अब जीवन खत्म है, मैं तो अच्छी खिलाड़ी थी, मेरा तो जीवन अच्छा चल रहा था, मुझे वहाँ अच्छा करना था, क्या करूँगी जीवन में। तो उन्होंने अपना एक एम बना लिया। जीवन में ध्येय जरूरी होते हैं, जीवन में गोल जरूरी होते हैं, हमारे सामने ऑब्जेक्टिव जरूरी होते हैं। उन्होंने अपना ध्येय बनाया कि मुझे एक ही पैर से एवरेस्ट चढ़ना है। उन्होंने बनाया अपने ध्येय, और वो बछेंद्री पाल से मिले, जो हमारे देश की पहली महिला है जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी। आप में से किसी को पता है बछेंद्री पाल का आंसर क्या था? तुमने सोच लिया तो समझो कर ही लिया कुछ इस तरह से। उसने कहा तुम चढ़ तो चुकी हो एवरेस्ट पे, बस डेट लिखनी बाकी है, बस डेट लिखनी बाकी है, तुम चढ़ तो चुकी हो ऑलरेडी। क्यों? तुमने सोच लिया ना। तो वही बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो आप सोचते हैं, जैसा सोचते हैं आप वैसा बनते हैं, वैसा आपके साथ होता है। बट आपको स्ट्रांग बिलीफ चाहिए होगा, और वो कहाँ से आएगा? जब चीजें आप सही करते करते अच्छे टीचर की तरफ पढ़ोगे, साहस लाओगे अपने अंदर, अपने काम सही करोगे, तब वो साहस आपके अंदर आएगा खुद से। थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटी। कई बार मैं टीचर से बात करता हूँ, स्टाफ से बात करता हूँ, वो अपॉर्चुनिटी को एक अलग तरह से सोचते हैं। एक घटना बता रहा हूँ, सोचो इस पे। अपॉर्चुनिटी जीवन में हमारा दरवाजा खटकाती है। जो लोग इसको प्रॉपर्ली ग्रास्प कर लेते हैं, उसको अवसर समझ के ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक शू कंपनी ने अपने 2 सेल्समैन एक आइलैंड पे भेजे। देखो भाई, यहाँ पे कुछ जूते चप्पल बेचने का बिजनेस बनता है क्या? तो वहां जाके दोनों ने देखा कि यहाँ के लोग तो बड़े सिंपल वे में रहते हैं, चप्पल जूता पहनते ही नहीं है, नंगे पैर घूमते रहते हैं, काम भी चल रहा है। अब दोनों की रिपोर्ट पढ़ो। एक सेल्समैन अपनी कंपनी में लिखता है, यहाँ कोई स्कोप नहीं है भाई, यहाँ के लोग तो जनजातीय लोग हैं, ट्राइब्स के लोग हैं, इनको चप्पल जूता पहनना आता ही नहीं, यहाँ क्या बिकेगा भाई, कुछ नहीं बिकता, यहाँ खत्म करो। दूसरा रिपोर्ट लिखता है, अपार संभावनाएं हैं यहाँ। दूसरा रिपोर्ट लिखता है, अपार संभावनाएं हैं यहाँ बिजनेस की, जल्दी भेजो भाई, और माल भी भेजो जल्दी से, मैं अभी शोरूम खोल रहा हूँ यहाँ। तो जीवन में ये पकड़ना है आपने, जो अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है उसमें आप कैसा सोचते हैं। आप ये सोचते हो कि बिजनेस यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, या आप ये सोचते हो यहाँ पूरा बिजनेस किया जा सकता है, यहाँ शोरूम खोल लो, जल्दी माल भेजो भाई, कल से शुरू करते हैं काम यहाँ। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रास्प करनी पड़ती है। जीवन में सबके आती हैं, सबको मौका मिलता है, लेकिन कुछ लोग इसको मौका समझ के आगे ले जाते हैं, प्रूवन हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं लेते, उसको छोड़ देते हैं। अच्छाइयां उधार मिलती हैं जीवन में, बुराइयां नकद। आपने ये बात समझ नहीं है? मैंने कहा अच्छाइयां उधार मिलती हैं, बुराई नकद। दूध उधार मिलता है, शराब नकद। सोचो ना, दूध वाले को क्या बोलते हैं हम? 1 तारीख से 30 तारीख तक देगा दूध, 1 तारीख पैसा मांगता है, क्या कहते हैं? हाँ है नहीं भाई, अभी सैलरी नहीं मिली, अगले हफ्ते अभी है नहीं, भाई साहब घर पे नहीं है, अभी मैसेज आती है, कल आके लिखो पैसे, है ना? शराब में क्या है? पहले काउंटर पर पैसे रखो तब मिलती है, नकद का बिजनेस है। मैं आपको बताऊं, मैं रोज सुबह 1 गिलास दूध पीता हूँ, फिट रहता हूँ, आप मानोगे नहीं। मैं भी 1 गिलास शराब पी के घूमूं, सबको पता लग जाएगा। आपसे कोई बताए कि सर रोज 1 गिलास दूध सुबह पीते हैं,
यकीन करने में समय लगेगा। आपको बताए सर शराब पीते हैं, आप तुरंत यकीन करेंगे। अच्छाइयों पे यकीन मुश्किल है, बुराइयों पे जल्दी विश्वास कर लेता है। आपके बारे में कोई बताए कि फला टीचर है, उसके अंदर ये योग्यता है, विश्वास करना मुश्किल है। बताए वो फला टीचर है, भाई तो बड़ा खराब है, जुनून खेलता है, शराब पीता है, ऐसा ऐसा करता है, अच्छा ऐसा करता है, बड़ी जल्दी यकीन हो जाता है। अच्छाइयां उधार मिलती है, बुराइयां ना। अच्छी चीजों के बारे में लोगों को देर से पता लगता है। मैं दूध पीता हूँ, ये आपको देर से पता लगेगा। मैं शराब पीता हूँ, आपको तुरंत पता लगेगा। शराब और अहंकार एक ऐसी चीजें हैं, अपने को नहीं पता लगता मैं अहंकारी हूँ, बाकी सबको पता चलता है बड़ा अहंकारी है। शराब पीने वाले को खुद नहीं महसूस होता है मैंने शराब पी, बाकी सबको पता चलता है अच्छा है ऐसा है, वो खुद बड़े मजे में रहता है। अच्छा, इन पे ध्यान दो। अच्छाई और बुराई का जो समाज का रिश्ता है, ये हमारे व्यवसाय से बहुत माने रखता है। मेरे एक टीचर बताया, किसने भाई सिगरेट पीते हैं, बाजार में सिगरेट पीते हैं, मैंने बताया बात की मैंने कहा बोले सर स्कूल गेट के बाहर मैं क्या करता हूँ, इससे आपको क्या मतलब है? सही बात है, दूसरे को अच्छे भी सुनना चाहिए। तो मैंने कहा डियर, आप स्कूल गेट से बाहर क्या करते हैं, इससे मुझे पूरा पूरा मतलब है। आप 24 आवर एम्प्लॉई हैं स्कूल के, जब स्कूल जरूरत पड़ेगी स्कूल आपको कॉल करेगा और आप आएंगे स्कूल, आप काम करेंगे। नहीं सर ऐसा तो नहीं है, हमारा पहला पढ़ो, जानकारी पढ़ाओ ना, तो सारी बातें बताता हूँ लोगों को एज ए सीनियर पर्सन। आप 24 आवर एम्प्लॉई हो, आप पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते, आप किसी अगर बिजनेस में इंवॉल्व नहीं हो सकते, आप फुल टाइम एम्प्लॉई। तो उससे क्या, तो उससे ये ऐसा जब आप जहाँ खड़े होते हैं वहाँ बताया जाता है कि आप किसी स्कूल के टीचर हैं। तो ये नहीं कहा जाता कि पर्टिकुलर ये व्यक्ति वहाँ पर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, ये कहा जाता है स्वास्थ्य विभाग स्कूल के टीचर सिगरेट पी रहा है। आप पब्लिकली बंद करो, आपने सिगरेट पीनी है, बहुत अच्छी बात है, आप घर पे बैठो, बाहर नहीं। ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है, ये हमें सीखना होगा। अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं, अच्छे टीचर बनने की प्रक्रिया में हम बाधक हो रहे हैं। अच्छा देखो, आप किसी बच्चे को डांटते हो, जैसे स्कूल एन एक्सीडेंट इन क्लास, आप घर नहीं पहुंचते हो, उससे पहले उससे पेरेंट्स आपके दरवाजे खड़े हो जाएंगे, जहाँ पे बच्चे को मारा गया, क्यों ऐसा किया? और साथ ही साथ इधर पेरेंट्स खड़े होंगे, उधर प्रिंसिपल की कॉल आ जाएगी, हाँ भाई इस बच्चे को क्यों मार दिया तुमने, वो नहीं जाना है ऐसे रास्तों पे, नहीं माफ कर जाना। ऑन द अदर हैंड आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी टॉपिक चल रहा है हमारा बुराइयां, नकद, अच्छाइयां, उधार। आप एक बच्चे को मारते हो, आपका पेरेंट तुरंत आप घर पहुंच जाता है आपको गला पकड़ने के लिए और प्रिंसिपल भी आपको कॉल कर देता है, जबकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन वो कभी आपको थैंक्स नहीं बोलता कि आपने सर मेरे बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने गाड़ी की सर्विस कराने जाते हो ना, फिर बाद में गाड़ी की सर्विस हो जाती है, तब क्या करते हो? झाड़ू पोछा उसे अच्छे से कर रहा होगा भाई, गाड़ी से चमकाना भाई, उसको 10, 20, 50 रुपये और दे देते हो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी पेरेंट्स ने आपसे कहा हो कि भाई आपने मेरे बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाया, चलिए मैंने 21 और रख लो, हुआ ऐसा? क्यों नहीं हुआ भाई? अच्छा यहाँ उधार बुराइयां नकद, वो कभी नहीं हुआ। इट विल नेवर हैपन। लोग अच्छाइयों के लिए आपको अच्छा कहने नहीं आएंगे, आपको अपने स्वयं तय करना है कि आपने क्या अच्छा काम करना है, क्या खराब काम करना है, किससे रिश्ता बना के रखना है, किससे दूरी रखनी है। लेकिन क्या इन बातों से हम निराश हो जाएंगे क्या? जैसे आप अगर मुझसे बात करो तो क्या इन बातों से हम निराश होने वाले हैं? हम तो नहीं होने वाले, एटलीस्ट मैं तो नहीं होता। टीचर का काम क्या है? हम अपनी खुशबू बिखेरते रहे, हम अच्छा काम करते रहे, हवाएं जिस तरफ जाएंगी वो फूल की खुशबू बिखरती चली जाएगी। जब कभी माहौल आपके फेवर में होगा, आप हमेशा देखेंगे चीजें आपके फेवर में आ रही है, देर से आती है। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम आज किसी के साथ अच्छा करते हैं, हम चाहते हैं कल वो हमारे साथ अच्छा करे, नहीं होगा। आप लगातार अच्छा काम करते रहिए, आप देखेंगे जब कभी आप ट्रबल में होंगे, जब कभी आप परेशानी में होंगे,
अचानक कहीं से कोई तीसरा व्यक्ति आया जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं होगा, तो आपकी मदद करके चला जाएगा। वो आपकी पूर्व की हुई अच्छाइयों का फल है। हम गलती कहाँ करते हैं, हम तुरंत चाहते हैं कि भाई हमने इसके साथ अच्छा किया, यही हमारे साथ अच्छा करे, एक में अच्छा नहीं कर रहा हमारे साथ, हम वहां गलती कर रहे होते हैं। डू योर गुड डीड्स ऑल द वे। अपने रास्ते हमेशा अच्छे काम करते चले जाइए, आप देखेंगे अच्छी चीजें आपके पास लौट के आ रही है। You think it is a thankless job? आपको लगता है टीचिंग बड़ा थैंकलेस जॉब है, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ तो कैसे मिलती है? सबसे अच्छी तारीफ आप बच्चे करते हैं। आपको इंतजार करना पड़ता है 8-10 साल। आप जिस बच्चे को क्लास 10th में 12th में पढ़ाते हो ना, वो 8 से 10 साल बाद वापस कहीं कैरियर को पहुंचता है। आप उसको 14 साल 16 साल की उम्र में पढ़ाते हो, तो 24 साल 26 साल की उम्र में जॉब में होता है। फिर जब वो वापस आता है, आपकी रेस्पेक्ट करता है, दैट इज अ ट्रू रेस्पेक्ट। वो सही मायनों में आपको सम्मान है। तब आप याद करो कि मैंने इस बैच में क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या अच्छी बातें करी थी, और मेरे पास क्या अच्छा लौट के आता है। तो आप देखोगे कि जो कुछ आपने दिया था बच्चे को, वो आपका ब्याज सहित इंटरेस्ट सहित रिटर्न हो गया। वहां से आपकी गुडविल बननी शुरू होती है, वहां से आप एक अच्छे टीचर का टैग लगा के घूमते हो। क्यों? अब आप प्रूवन हो, आपका रिजल्ट आ चुका है। आपने बच्चों को जो पढ़ाया था, जैसा पढ़ाया था, जैसा बनना था उन्हें, जो मैंने शुरू में कहा था गेंदा गुलाब, बन चुके। आपकी सारी मेहनत सफल हो चुकी है। तो वो जो रिजल्ट आता है, वो आपको बिल्कुल प्रूवन स्टेटमेंट देता है, आपको मजबूती से खड़ा करता है समाज में, विद्यालय में, मैनेजमेंट में, प्रिंसिपल के सामने। Sometimes we feel jealous with other colleagues. हम कहें ऐसा थोड़ा ना कि वो क्रिकेट में डाला था भाई कि दोस्त पास हो जाता है तो खुशी होती है, दोस्त फर्स्ट आता है तो दुख हो जाता है। वैसे ही हमारे साथी टीचर्स को अगर कहीं ज्यादा सम्मान मिल रहा हो, हमें चिंता हो जाती है। यार मैं भी तो पीजीटी हूं यार, एक भी इसको ऐसे क्यों मिल रहा, मुझे ऐसे क्यों नहीं मिल रहा, चिंता में चले जाते हैं। ये सही नहीं है। If a teacher is working hard and others are praising his work, क्या कहें? घर का एक कोना ज्यादा साफ हो, दूसरा गंदा लगने लगता है। घर का एक कोना ज्यादा साफ हो, दूसरा गंदा लगने लगता है। इस तरह से सोचो इसको। स्टूडेंट्स आर वेरी ईगर टू नो अबाउट द टीचर, बहुत ईगर होते हैं। इफ इट इज अगर एक नया टीचर आता है, तो मैंने कहा थोड़ी देर पहले ना, लाइव पोस्टमार्टम करते हैं उसका, लाइव पोस्टमार्टम करते हैं, सब बताते हैं। आपको क्या करना है यहाँ पर? डोंट बी नेगेटिव। ये मैं बार बार कहता हूँ, नेवर से नो एट वंस। कई बार हम बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, इमीडिएट हमारा आंसर आता है नो, नहीं ये काम नहीं हो सकता। आप ऐसा करके, ऐसा कह के अपने दिमाग को एक संदेश देते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल समझो, आप घर के टेबल पे हो, खाना खा रहे हो, डाइनिंग टेबल पे, टीवी चल रहा है, बच्चे की पसंद का कोई शो आ रहा है। आपने बच्चे से कहा बेटा दाल में नमक कम है, किचन में जाओ नमक की बॉटल लेके आओ। बच्चे का जो पहला रिएक्शन आया, मुझे नहीं पता कहाँ रखी है। रिएक्शन समझो, बच्चे का रिएक्शन आया, मुझे नहीं पता कहाँ रखी है। अब उसकी माँ फोर्स कर रही है, अरे पापा ने कहा देखिए आओ। बड़े अनमने मन से उठता है, जाता है, कहने को ढूंढता है पूरी किचन में, लेकिन उसे दिखाई नहीं पड़ता कहाँ। जब वो बॉटल ठीक सामने रखी होती है, फिर वहाँ किचन से चिल्लाता है, मम्मी मैंने कहा था ना, मुझे नहीं पता कहाँ रखी है, आप भेज दो, आप आके देखो। तो मम्मी आती, देखो सामने तो रखी है, एक चम्मच आती, दिखते हैं तुम्हें सामने रखी हुई है, लेके आती। इस सारे घटनाक्रम में क्या है? इस सारे घटनाक्रम में सिर्फ ये बात है कि once the child has said no means no। उसे कहा मुझे नहीं पता कहाँ रखी है, यकीन मानो उसे पता ही नहीं चलेगा कहाँ रखी है, भले सामने रखी है। क्यों? उसके माइंड ने पहले संकेत दे दिया ना, उसका माइंड नेगेटिव हो गया वहां से कि मुझे पता ही नहीं है कहाँ रखी है। तो चाहे सामने में रखी हो, दिखेगी नहीं, इस माइंड जोन से बाहर निकलेगी। जब कभी आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलती है, ये ना कहें नो, नहीं भी आता हो कोशिश करें, ठीक है सर मुझे आता नहीं है, मैं करके देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा, तो आप सीखेंगे। आपको नहीं भी आता होगा, आप सीख जाएंगे। जैसे मैं इसलिए आपको सिखाना इसलिए नहीं कर रहा हूँ,
मैंने अपने पर्सनल को भी नहीं कहा, उन्होंने मेरी क्षमता पे, अपनी कार्य क्षमता पे जो भी मुझको देखा हो, जो काम दिया, मुझे नहीं भी आता था तो ही मैंने करके दिया। सीखा, कहीं से सीखा, ढूंढा, लोगों से पूछा, बड़े लोगों से पूछा, जो कर चुके थे उनके पास गया, कहीं से भी सीखा हो, काम करके दिया। एट दैट टाइम आई वाज नेवर नोन, मुझे पता नहीं था कि मुझे आगे चल के प्रिंसिपल होना है, मुझे ये सब काम भी देखने पड़ेंगे, कराने पड़ेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम आए। अगर मैंने वो काम नहीं किए होते तो शायद स्कूल को अच्छे से नहीं समझ पाते, नहीं काम करा पाते, नहीं समझ पाते। तो जब आप चीज़ों को करने लगते हो ना, वो अपने आप समझ में आने लगती है। तो नो नहीं कहना होता है, नहीं भी आता है तो उसको हम सीखेंगे, नहीं करेंगे, हमारी पर्सनालिटी उससे इनरिच होगी, हम उससे सीख पाएंगे। ये बार बार बात कहता हूँ मैं, डोंट बी इगोइस्टिक, और ये बात मैं कितनी भी कह लूँ ये पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि टीचर्स इगोइस्टिक होते हैं, ये प्रूवन फैक्ट है, होना नहीं चाहिए उनको। पेड़ जब फल से लग जाता